पूछ रहा है देश, पंत अब कैसे हैं? नमस्कार, भारत 24 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत इसी खबर से जुड़ी हुई। डीडीसी की टीम देहरादून पहुंची। मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत का हाल जाना। टीम के सदस्यों ने ऋषभ पंत का हाल जाना है। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, डीडीसी की टीम और टीम के सदस्य ने भी, आपने कुछ देर पहले सुना होगा, उनकी तरफ से कहा गया कि लिगामेंट में चोट आई है और लगातार जांच जारी है। बीसीसीआई इस पूरे मामले को लेकर फैसला करेगा कि क्या इसी अस्पताल में पंत का इलाज होगा या फिर पंत को विदेश भेजा जाएगा। और अगली बड़ी खबर भी इसी खबर से जुड़ी हुई, आपको बता दें, ऋषभ पंत को बचाने वाले ड्राइवर का सम्मान होगा, सम्मानित किया जाएगा। ड्राइवर सुशील कुमार को उत्तराखंड सरकार सुशील का सम्मान करेगी। इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि डीजीपी ड्राइवर सुशील कुमार को सम्मानित करेगी। सुशील कुमार ने ऋषभ पंत की मदद की थी और ऋषभ पंत की मदद करने के बाद अब सुशील कुमार को नवाजा जाएगा सम्मान से। जैसे हम यहाँ हरिद्वार से पानीपत के लिए आ रहे थे मैडम जी, एक हमारा स्टॉपेज है नारसन, गुरुकुल नारसन। तो जैसे हमने वहाँ स्टॉपेज के 200-300 मीटर पर गाड़ी को धीमी करनी पड़ती है, मेरी गाड़ी 40 की स्पीड में थी, तो मैंने देखा कि एक रोंग साइड से गाड़ी आ रही है। गाड़ी का तो अंदाजा नहीं लगा सकते हम, कार है क्या है। वो गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइट के उससे लग रही थी और जैसे ही वो हमारे बस के नजदीक आई, वो डिवाइडर को तोड़ती हुई बिल्कुल हमारी गाड़ी से आगे को आती हुई कनेक्टर साइड से, मैंने गाड़ी को थोड़ा ड्राइवर साइड में कटाई कर दी और वो कनेक्टर साइड से, क्योंकि वो डिवाइडर से टकराने के उसी टाइम उसकी गाड़ी में आग लग चुकी थी जी। जो महान क्रिकेटर थे, ये तो भगवान ने अच्छा किया है कि हम उसको तुरंत टाइम पे ही फर्स्ट एड मिली, उसको एम्बुलेंस मिली, हमारी हेल्प मिली, जिससे आज उसकी जान बची। जो एक हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर थे सुशील और उनके कंडक्टर थे परमजीत, इन लोगों ने ही सबसे पहले 112 को सूचना दी, जिससे समय से हमारी पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंच गई वहां पे। और पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंचने से पहले इन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था और जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई और फिर उसको पलटते और आग लगते हुए देखा। तो ये लोग तत्काल अपना इमरजेंसी ब्रेक लगाया इन्होंने बस पर और इमीडिएटली जो है दोनों लोगों ने आकर के, इनका कहना है कि पंत जो थे वो आधा अंदर थे गाड़ी के, आधा बाहर थे और गाड़ी चल रही थी। उन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने सुना कि डीजीपी ने क्या कुछ कहा, उधर सुशील कुमार ने भी क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवा लिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मां सरोज पंत नहीं चाहती कि बाहर उनके बेटे का इलाज हो। मां सरोज पंत चाहती कि देहरादून से बेटे का इलाज हो। मां सरोज पंत और बीसीसीआई के बीच इस पूरे मामले को लेकर बातचीत भी हुई है। उधर जानकारी ये भी मिल रही है कि करीबी मित्र ईशा नेगी भी मैक्स अस्पताल आएंगी और ऋषभ पंत से वो मुलाकात करेंगी, उनका हाल जानेंगी कि वो इस वक्त कैसे हैं। तो करीबी मित्र ईशा भी मैक्स अस्पताल पहुंचेंगी और आपको ये बता दें कि ऋषभ से वो मुलाकात करेंगे। इससे जुड़ी हुई जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचाएं। इसी में फिलहाल पंत खतरे से बाहर है, इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। शिजान का तिलिस्म अब टूटने वाला है। तिलिस्म यानी कि भ्रम, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, शिजान को घर का खाना खाने की परमिशन मिल चुकी है। कोर्ट ने दवाई और घर का खाना खाने की परमिशन दी है। 2 जनवरी तक बाल नहीं काटे जाने की भी छूट मिली है। शिजान के बाल काटने पर 2 जनवरी के बाद फैसला होगा। तो देखिए, आज जब कोर्ट में पेशी हुई थी शिजान की, तो मांग यहाँ पर शिजान की तरफ से रखी गई थी और अब शिजान को घर का खाना खाने की परमिशन मिल चुकी है। जो मांग शिजान ने रखी थी वो परमिशन दे दी गई। कोर्ट ने दवाई, घर के खाने की भी मंजूरी दे दी है। इसी केस से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में शिजान वसई। कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेजा। शिजान ने कोर्ट आवेदन पत्र दिया था। शिजान ने घर से खाने की मांग की थी, बाल ना काटे जाएं इसकी भी मांग की थी, मीडिया ट्रायल रोकने की भी मांग की थी। शिजान ने जेल में सुरक्षा की मांग की थी। तो देखिए, जो मांगे शिजान की तरफ से रखी गई थी उसकी परमिशन मिल चुकी है। इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। घर का खाना, बाल ना काटे जानी, मीडिया ट्रायल और जेल में सुरक्षा की मांग। और तुनिशा केस में सबसे बड़ा खुलासा, तुनिशा शर्मा की हिजाब पहनने की वीडियो सामने आई है। गणपति पूजा के दौरान तुनिशा ने हिजाब पहना था। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तुनिशा की मां ने हिजाब की बात का जिक्र किया था और कहा था कि उर्दू के शब्द वो सीखना शुरू कर चुकी थी, हिजाब पहनना शुरू कर चुकी थी। अब ये वीडियो निकलकर सामने आया जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं।
झगड़ा होता था, अब मारपीट करते थे, इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन उसने जिस दिन ब्रेकअप हुआ है उसका थप्पड़ मारा है, वो रोई बहुत है, कहती मम्मी मेरे को यूज किया गया है, मेरे को धोखा हुआ है मेरे से। माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को जरूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात भी की, मैं क्या आप ये क्या कर रहे हो। क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीजें शुरू करवा दी? हाँ शुरू करवा दी थी। ने कहा कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। ने कहा कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। फलक उसको उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया टनीशा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। तो आप सुन रहे थे तुनिशा शर्मा की माता को, और गंभीर आरोप शिजान पर उन्होंने लगाया। अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि राहुल को विपक्ष से जिम्मेदार भूमिका निभानी सीखना चाहिए। कह रहे हैं कि वो यात्रा के दौरान उनको बीजेपी से भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, हाँ ये सच है, एक जमाने में आप कहते थे कि सरकार चलाना केवल कांग्रेस को आता, अब जनता ने बता दिया सरकार चलाना किसको आता, हमने दिखाया। मगर एक चीज अभी हमसे सीखने की जरूरत है कि विपक्ष की जिम्मेदार भूमिका कैसे निभाना है, यह भाजपा से कहता हूं। सीखिए कि जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका किस ढंग से निभाई जाती है। उन्होंने कहा सेना को अपना काम करने दीजिए, हम भी कहना चाहते हैं सेना को अपना काम करने दीजिए। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत की विजिट के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह के संदर्भ से यह लिखा है कि 26/11 के हमले के बाद सेना कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी, पर उस समय आपकी सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की कि आपको लगा उससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को लाभ ना हो जाए। काम करने दीजिए। वहां उधर राहुल गांधी पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने भी बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी को नागपुर जाना चाहिए और वहां पर ध्वज को प्रणाम करना चाहिए। देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए हेमंत बिस्व शर्मा भी नजर आए और उन्होंने कहा कि नागपुर जाकर ध्वज को आप प्रणाम करिए, प्रणाम करना आपको चाहिए ध्वज का। हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी पर हमला साधा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से पहले भी कई बार ताबड़तोड़ हमले राहुल गांधी पर किए गए थे। एक और हमला उन्होंने किया। मेरे जो आरएसएस के बीजेपी के मित्र हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। गुरु मानना है तो नागपुर जाना चाहिए उनको। गुरु राहुल जी को मैं बोलना चाहता हूं कि गुरु आप आरएसएस और बीजेपी को मत मानिए, इसलिए हम भी नहीं मानता हूं आरएसएस बीजेपी को कि गुरु है, ये तो हमारा पार्टी है। गुरु हमारा ध्वज है, भारत माँ का जब ध्वज है, हम वहाँ गुरु दक्षिणा भी करता हूँ। तो आइए, नागपुर में आपका स्वागत है। आप आके गुरु जब मान ही लिया है तो इस टाइम गुरु दक्षिणा भी कीजिए ध्वज का सामने। तो देखिए वार पलटवार की राजनीति लगातार जारी है। अगली खबर का रुख करेंगे और नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इस भीड़ की वजह से लोगों में कोविड संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। तस्वीरों में दिख रहे लोग मां वैष्णो के दर पर हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है, जिससे वैष्णो देवी में भक्तों की कतार बढ़ती जा रही है। इस भीड़ की वजह से श्रद्धालुओं की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा भी यहाँ पर बना हुआ है।
काशी विश्वनाथ से सिद्धिविनायक मंदिर तक कोरोना के खतरे के बीच नए साल का जश्न आपने ये देखा है कि मैदानों से लेकर पहाड़ों तक लोग पहाड़ों का रुख लगातार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, ऊंचाई वाली चोटियों पर जमकर बर्फबारी हुई है। उधर जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर जो शक्तिपीठ है, लगातार आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, वैष्णो देवी के दर पर लंबी कतारें लगी हुई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। नए साल के जश्न को लेकर डीएमआरसी ने दरअसल एडवाइजरी जारी की है। भीड़भाड़ से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया। एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान दरअसल ये कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से नहीं अब बाहर निकल सकेंगे। आज रात 9 बजे से राजीव चौक के एग्जिट गेट बंद होंगे। यानी कि आप देखिए, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट आज रात 9 बजे से बंद होंगे। यात्रियों को स्टेशन की अंतिम मेट्रो से जाने की अनुमति होगी। और हुड़दंग मचाने वालों की अब खैर नहीं। हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, नए साल के जश्न के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने विशेष इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बार बड़ा अमला सड़कों पर उतारा है, जिससे कि 16,000 पुलिसकर्मी, 1,000 ट्रैफिक कर्मी और 30 कंपनी पैरामिलिट्री की बुलाई गई है। हमारे संवाददाता आनंद ने जायजा लिया, आप इस रिपोर्ट को देखिए। दुनिया में जहां नए साल का जश्न पे एक अलग ही माहौल होगा, वहीं दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर भी एक विशेष इंतजाम कर रखा है। अगर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली में नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा ही दस्ता सड़कों पर होगा, जिससे दिल्ली में नए साल का जश्न सुरक्षित और अमन पूर्वक मनाया जा सके। मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने इसमें से अपने 16,000 कर्मियों को और उसके साथ साथ 1,000 ट्रैफिक कर्मियों की नियुक्ति सड़कों पर की है और उसमें 2500 महिला सुरक्षा कर्मी होंगी, जो नए साल के जश्न में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम करेंगी। और अगर बात करें एक्स्ट्रा, तो दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न को लेकर 30 पैरामिलिट्री कंपनीज को दिल्ली में बुलाया है, जिसके चलते आप खुद समझ सकते हैं दिल्ली पुलिस का एक भारी भरकम अमला दिल्ली में नए साल के जश्न को लेकर सड़कों पर होगा। जहां दिल्ली पुलिस ने बताया है कि जश्न की रात को लगातार तमाम बैरिगेटिंग की जाएगी, लोगों को चेक किया जाएगा। ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। उसके साथ साथ अगर बात करें नए साल के जश्न को लेकर, अगर किसी भी अनहोनी को होती है तो दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर एंटी टेरर मेजर्स को भी अलर्ट रखा गया है, सड़कों पे होगा, जिसके चलते दिल्ली पुलिस हर वो तमाम कोशिशें कर रही है जिससे नए साल के जश्न को सुरक्षित और अमन पूर्वक मनाया जा सके। कैमरामैन संदीप के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी हीराबा नहीं रही, पूरा देश शोकाकुल है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके परिवार के प्रति सांत्वना जता रहा है। ये अलग बात है कि इस दुखद घड़ी में भी प्रधानमंत्री मोदी अपने कर्तव्य पथ पर डटे हैं। आज भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी गांधीनगर में शोकाकुल परिवार के साथ सांत्वना जताई। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन की मृत्यु के बाद आज एडिटर इन चीफ भारत 24 और फर्स्ट इंडिया के डॉक्टर जगदीश चंद्र उनके परिवार से मिले, संवेदनाएं व्यक्त की और अब हम जानते हैं कि आगे डॉक्टर साहब से क्या बात हुई उनके परिजनों की। आप मिले हैं, बात हुई है, श्रद्धांजलि दी है आपने। परिवार में बहुत ही शालीनता, सादगी का माहौल है। और परिवारजनों के जाने से, खासकर माँ के जाने से दुख तो होता है, लेकिन एक खास तरह का संतोष भी चेहरे पे है लोगों के कि 100 साल का जीवन जिया, कभी बीमार नहीं हुई, जिसे कहते हैं। 86 वर्ष की उम्र तक जो है रिक्शे में बैठ के बाजार जाती थी सामान खरीदने। रिक्शे में बैठना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। आइसक्रीम खाने का शौक़ था, कभी कोई दवाई नहीं ली। और अभी जब स्वर्गवास हुआ तो न तो ब्लड प्रेशर था कोई उनको, न कोई हार्ट का कोई इशू था, न कोई किडनी का इशू था। बस ईश्वर का वो लिखा हुआ था कि 100 साल की उम्र पूरी करनी है और जाना है। तो परिवार में है थोड़ा उदासी का माहौल है, लेकिन शांतचित्त हैं सब लोग। और पंकज जी से मैं पहले भी मिला हुआ हूँ, जब ईटीवी गुजराती चलाते थे तो उनसे मिलना होता था। वो बड़े भले और नेक इंसान हैं। परिवार के लोग अंदर बैठे हुए हैं, कोई ताम झाम नहीं इस तरह का, कोई शो ऑफ नहीं है और श्रद्धांजलि दे के बाहर आए हैं। सर, आज के स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कैसे उनकी मां को श्रद्धांजलि दी जा रही है, ये कैसे देखते हैं आप एक कर्मी? नरेंद्र भाई के मन में या उनकी ओर से स्वर्गीय मां के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये है
कि वो कर्म योगी बने रहें, कर्म पथ पे चलते रहें। माँ की तपस्या और कर्म का जो तप है उससे बने हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का जो सारा जीवन दर्शन है और कर्तव्य पथ है वो उनकी माँ की सीख है जिसे कहते हैं। इसीलिए कल देखा होगा आपने कि पारिवारिक और जो औपचारिकताएं होती हैं मृत्यु के अवसर पे, उनसे निवृत्त होते ही वे कर्म में जुट गए। वंदे भारत का उद्घाटन किया, लोगों से जुड़े, लोगों से मिले और बिल्कुल ऐसा किया उन्होंने कि भाई कोई इसमें खास करके बाहर के लोग कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करें। बाहर के मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ, पार्टी अध्यक्ष और जिसे आप कहते हैं बीजेपी चीफ, कांग्रेस राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सब कतार नहीं लगे, एक शो ऑफ इस तरह का नहीं हो। तो इसलिए जल्द ही उन्होंने क्रियाक्रम भी करवाया, अंतिम संस्कार हुआ। तो कुल मिला क्या है कि उनकी तरफ से जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो है कि कर्म जो माँ उनकी कहती थी वे कर्म करते रहो, कर्म नहीं रुकना चाहिए जीवन में जो है। इसलिए गरीब के दर्द को समझते थे और माँ ने गरीबी के माहौल में पाल पोस के बड़ा किया और शिक्षा ली उन्होंने। फिर बड़े होकर के एक बार कहते हैं हिमालय भी चले गए थे। और माँ खुद भी जो है ना मृत्यु से 4 दिन पहले हिंदू संस्कृति की बात करती थी, हिंदू धर्म की बात करती थी। तो माँ का क्या है कि बस एक था कि राजनीति ये सबसे दूर है कि एक कर्म योगी बच्चे को सिखाना कराना। और माँ का दिल बहुत बड़ा था। मैं जो गुजरात में था उन दिनों तो शंकर सिंह वाघेला भी आए थे माँ से मिलने, वो मोदी जी के विपरीत दिशा में थे और मिले उनसे। उनको ये कहती थी कि कर्म करो, कोई पक्ष और विपक्ष में कुछ नहीं होता है। तो मोदी जी की तरफ से माँ को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि कर्म योगी हैं वो, बने रहें, राष्ट्र की सेवा में जुटे रहें, इसी कर्मयोग को आगे बढ़ाएं। और यही नरेंद्र भाई की तरफ से अपनी स्वर्गीय माँ को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सर, आपने देखा होगा और आपने खुद भी कई बार जिक्र किया है कि नरेंद्र मोदी के माँ के देहांत के बाद लगातार ममता बनर्जी हों, राहुल गांधी हों, अंतर्राष्ट्रीय नेता हों, नेतन्याहू हों, तमाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नेता चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर व्यक्तिगत श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसे कैसे देखते हैं आप? आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत से बहुत श्रद्धांजलि आई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने, दूसरे कई देशों के प्रधानमंत्रियों ने फ़ोन करके संदेश भेज के अपनी सांत्वना व्यक्त की। तो मैं इस विषय पे कहना चाहूँगा कि आज नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो भारत से ज़्यादा विदेशों में बन गया है। कितने आश्चर्य की बात है। उनकी इंटरनेशनल जो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो उनकी डोमेस्टिक पर्सनैलिटी को ओवर राइड कर रही है, ओवर रूल कर रही है। एक तरह से ओवर राइड करिए, आप समझ लीजिए कि वो ज़्यादा बड़ी हो गई है। ये एक सुखद विषय है भारतीयों के लिए कि भारतीय प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व आज देश में, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी लोकप्रियता है, उनका जो स्टेटस है, उनका जो करिश्मा है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा करिश्मा और बड़ा स्टेटस है ना विदेशों में उनके बारे में। इसलिए देश विदेश से लोगों के फ़ोन आए। और जो रही बात ममता और राहुल गांधी इन सब लोगों की, तो सब प्रभावित हैं। और पहली बार शायद लीग से हट के राहुल गांधी ने और उनके परिवार ने इमीडिएटली कहा कि हम सुख की घड़ी में आपके साथ हैं, सारी राजनीतिक विपरीत स्थितियों को भूल के। ममता ने कहा। तो ये नरेंद्र मोदी की क्रेडिट है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी पर्सनैलिटी है। और एज ए गुड ह्यूमन बीइंग जो है नरेंद्र मोदी, उस पर छाप है इन सभी विपक्षी नेताओं का। इस संकट की घड़ी में, इमोशनल क्राइसिस की घड़ी, उनके साथ खड़े होना और ये बात कहना, ये नरेंद्र मोदी के बड़प्पन की ओर संकेत करते हैं। एक छोटा सा सवाल सर, आखिरी सवाल है। गुजरात के चुनाव को भी आपने काफ़ी करीब से देखा था, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को भी आपने काफ़ी करीब से देखा था, और आज कल जब गुजरात में उनकी मां का अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद भी उन्होंने गुजरात की तमाम बैठकें ली, मुख्यमंत्री के साथ, मुख्य सचिव के साथ। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, कर्म योगी हैं, शो मस्ट गो ऑन, और 24/7 काम करते हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि वो सोते कब होंगे। शायद 2 या 3 घंटे सोते होंगे। बॉडी को इस तरह से उन्होंने रिस्ट्रक्चर कर लिया होगा। सारा दिन कल राजभवन में थे, तो बैठकें, बाद में तो बैठकें, और जो चुनावी घोषणाएं उन्होंने यहाँ की थी पिछले दिनों चुनाव के समय, वो लागू हो रही हैं कि नहीं धरती पर, धरातल पे हैं कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी का व्यवहार कैसा है, योजनाओं के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है। कल भी उन्होंने बैठकें ली बाकायदा। तो हर कोई प्रभावित था इस बात से कि कैसे मन को समझाते होंगे कि माँ के स्वर्गवास के बाद उसी दिन आप कर्म में जुट गए, आप अपने काम में वापस लौट आए। अब ये उनका बड़प्पन है, उनकी क्षमता है और उनका कमिटमेंट है काम के प्रति। वही जो कर्म वाली बात है, उन्होंने भी सोचा होगा माँ के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मेरी यही होगी कि मैं कर्म आज भी करूं। और सब बैठकें की उन्होंने। और मैंने सुना है कि काफ़ी विस्तार से बात हुई ब्यूरोक्रेसी के बारे में, मुख्यमंत्री से, योजनाओं के बारे में जो है। तो लोग प्रभावित हैं और इसीलिए कहते हैं गुजरात में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है इन सब बातों से। हर आदमी उनका मुरीद है। मैं शहर में निकला, अभी घूमा, देखा मैंने जो है, तो उनका कोई दूसरा नेता दिखता ही नहीं है। वो कहते हैं नरेंद्र भाई हैं,
तो ऐसा लगता है वो तो जीवन भर जब जब चुनाव लड़ेंगे या उनके लोग चुनाव लड़ेंगे वो तो हारेंगे ही नहीं कभी। गुजरात की सारी जनता का जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो वोटिंग अटैचमेंट है, वो सारा नरेंद्र भाई के साथ है। तो यहाँ आके तो मैंने अभी एक व्यंग किया थोड़ी देर पहले किसी को कि बाकी राजनीतिक दलों को वॉकआउट दे देना चाहिए बीजेपी को, नरेंद्र भाई को, यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, कोई मतलब नहीं है इससे। तो आज राजनीति की बात करने का मौका नहीं है, लेकिन जो बात आपने की ना कि वो कर्म में वापस जुट गए हैं, और यही कारण है उनके कर्म में जुटने का, प्रभावित करने का लोगों को, कि जब भी चुनाव आते हैं जनता एक साथ खड़ी हो जाती है। वो चुनाव प्रचार तो खाली औपचारिकता के लिए करने आते हैं या लोगों से मिलने के लिए आते हैं, चलो ये पुराना अपना स्टेट है, लोगों से मिल आते हैं, बाकी उन्हें वोट मांगने के लिए कोई चुनाव प्रचार की ज़रूरत नहीं है। खैर कुल मिला के हम इस अवसर पे ईश्वर से दुआ करते हैं कि अगर कोई स्वर्ग नर्क की कोई धारणा सही है तो स्वर्ग में रहें, अच्छे से रहें, और वहीं से अगर ये धारणा है कि आत्मा देखती है ऊपर से, तो आत्मा अगर उनके देख रही होगी तो खुश हो रही होंगी, बेटे को आशीर्वाद दे रही होंगी कि तुमने कर्म का पथ नहीं छोड़ा, मेरे जाने के बाद भी कर्तव्य पथ पे तुम आज खड़े हो। ये सब मिला के एक इमोशनल एक अच्छा माहौल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। द शो मस्ट गो ऑन, डॉक्टर जगदीश चंद्रा के लफ्जों में सच्ची श्रद्धांजलि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को। और एक कर्तव्य परायण व्यक्ति के विषय में किस तरह बातें की जाती है, ये डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने बाखूबी बताई है। सुरभि और आयुषी के साथ अमित मिश्रा, गांधीनगर, भारत 24।